नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 3 के बारे में, जिसका नाम है धातु और अधातु। और आज हम बात करने वाले हैं इसके भाग 4 के विषय में। भाग 1 में हमने बात करी थी कि धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म क्या है। भाग 2 और 3 में हमने समझा था कि आपके पास जो धातु है वो कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया करती है या उनके कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं। और आज भाग 4 में हम बात करने वाले हैं सक्रियता श्रेणी के विषय में, धातुओं और अधातुओं की परस्पर क्रिया के विषय में और आयनिक यौगिकों के बारे में। तो इस वीडियो से आज आप कुछ योग्यताओं का विकास करेंगे। और योग्यता क्या है, आज हम सीखेंगे कि ये जो सक्रियता श्रेणी है ये हमारे क्या काम आती है। दूसरा, आयनिक यौगिकों के भौतिक गुणों के विषय में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को और बात करते हैं सक्रियता श्रेणी के विषय में। भाई, अब ये सक्रियता श्रेणी क्या होती है, इसका अध्ययन हमने अध्याय 2 में भी किया था, जब हमने क्या पढ़ी थी, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी। तो क्या बताती है सक्रियता श्रेणी? सक्रियता श्रेणी क्या बताती है भाई, कि जितने भी तत्व आपके पास हैं उनकी अभिक्रियाशीलता का क्रम ये बताती है। जो ज्यादा जल्दी अभिक्रिया करेगा वो कहाँ होगा भाई, सबसे ऊपर होगा। यानी जो कैसा होगा, एक्टिव होगा, जल्दी उत्पाद आपको देगा, हर परिस्थिति में अभिक्रिया करेगा, वो कहाँ होगा इस श्रेणी में, सबसे ऊपर होगा। और जो आलसी होगा, काम नहीं करेगा, उत्पाद हमको नहीं देगा, कहां पर आ जाएगा वो, इस श्रेणी में सबसे नीचे आ जाएगा। तो हमने क्या किया था भाई, बहुत सारे हमने अभिक्रियाएं करवा करके देखी थी, जल के साथ, और किसके साथ की थी, अम्लों के साथ, और किसके साथ करी थी, क्षारों के साथ करी थी। तो हुआ क्या कि भाई जिन्होंने सबके साथ अभिक्रिया करी या शीघ्र अभिक्रिया करी या जल्दी उत्पाद हमको दे दिया या जो बहुत अधिक क्रियाशील है, वो कहाँ आ गए भाई, सबसे ऊपर आपके पास आ गए। तो वो कैसे हो गए, सबसे अधिक अभिक्रियाशील। और ऐसे तत्व कौन से हैं, सोडियम और पोटेशियम क्या है, ऐसे तत्व हैं। तभी तो हम कहते हैं कि सोडियम और पोटेशियम को क्या करना है, खुले में नहीं छोड़ना है भाई, क्योंकि कैसे हैं, बहुत ज्यादा ही एक्टिव है, बहुत ज्यादा क्रियाशील है। तो खुले में छोड़ते ही क्या करेंगे, क्रिया कर लेंगे ऑक्सीजन के साथ और क्या उत्पन्न कर देंगे, आग उत्पन्न कर देंगे। इसलिए क्या करते हैं, हम इनको केरोसिन के तेल में रखते हैं। बात समझ में आ गई। अब ऐसे कौन है जो अभिक्रिया नहीं करेंगे, तो भाई जो वायु से अभिक्रिया नहीं करेंगे, जल से अभिक्रिया नहीं करेंगे, जल में भी आपके ठंडे जल से, गर्म जल से, भाप से अभिक्रिया नहीं करेंगे। कौन है ऐसे भाई, आपका सोना चांदी, ये कहते हैं हम अभिक्रिया ही नहीं करेंगे, हम काम ही नहीं करेंगे, तो उत्पाद भी हम नहीं देंगे। तो कहाँ आ जाएंगे ये इस श्रेणी में, सबसे नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब कुछ धातुएं ऐसी भी होंगी जो क्या होंगी, ना तो बहुत अधिक क्रियाशील होंगी और ना ही बहुत कम क्रियाशील होंगी। यानी कहाँ स्थित होंगी, मध्य में स्थित होंगी, जो कि क्या करेंगी कि अभिक्रिया करेंगी और धीरे धीरे उत्पाद आपको दे देंगी, कुछ परिस्थितियों के साथ आपको क्या दे देंगी, उत्पाद दे देंगी। तो ये जो आपकी सक्रियता श्रेणी है, रिएक्टिविटी सीरीज है, ये हमको बताती है कि तत्वों की अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या है। तो जो सबसे ऊपर है ज्यादा क्रियाशील हो गया, इसलिए कहाँ आ गया, सबसे ऊपर। कम क्रियाशील सबसे नीचे, और बीच में कौन आ गए भाई, जो धीरे धीरे आपकी क्रिया करते हैं। बात समझ में आ गई। कहाँ काम में आती है ये, विस्थापन अभिक्रिया जब हम करते हैं, जहां हम देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है, अधिक शक्तिशाली तत्व जो है, अधिक क्रियाशील तत्व जो है, कम क्रियाशील तत्वों का विस्थापन कर देता है। कहां से, उनके विलयन से, उनके यौगिकों से। तो कैसे पता चलेगा आपको, सक्रियता श्रेणी से पता चलेगा। बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हम कि धातु और अधातुएं परस्पर क्रिया कैसे करती हैं। भाई हमने बात की थी धातुओं के भौतिक गुण के विषय में और बात की थी अधातुओं के भौतिक गुणों के विषय में। आज हम बात करने वाले हैं कि इन दोनों की अभिक्रिया करा दो। भाई अलग अलग जब ये अभिक्रिया करते हैं तो अलग अलग उत्पाद मिलते हैं। अब जब क्या करेंगे, दोनों की साथ अभिक्रिया कराएंगे तो किस तरीके की परिस्थितियों में ये अभिक्रिया करेंगी।
और कैसे ये अभिक्रिया करेंगी। तो देखिए, धातु जो होते हैं वो कैसी होती है, धनावेशित होती है। क्या होता है उन पर, धनायन। कैसे होता है समझ लेते हैं हम इसको भाई। देखिएगा, ये होती है आपके पास धातु, और धातु क्या होती है आपके पास, धनावेशित। अब धनावेशित है, इसका मतलब क्या कर रही है भाई, इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास उनका ये दान कर रही है। अब जितना दान करेगी उतना धनावेश आएगा। तो कितना दान करेगी, संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। और संयोजकता कोश क्या होता है, तो भाई हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा था कि जो बाह्यतम कोश होता है वही संयोजकता कोश होता है, जिसमें आपके धातु के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 2 3। या तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। अब क्या कर रही है भाई, इलेक्ट्रॉन का दान कर रही है। तो कितने इलेक्ट्रॉन दान कर रही है, नंबर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन दान कर सकती है, 2 दान कर सकती है, 3 दान कर सकती है, और जितना दान करेगी उतना धनायन बनाएगी, उतना धनावेशित इसके ऊपर क्या होगा, चढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब चूंकि क्या कर रही है, दान कर रही है, तो क्या कहलाती है, केटायन कहलाती है, या कहें कि केटायन ये क्या करती है, बनाती है। भाई हमने ऐसा पढ़ा था क्या कि ये जो संयोजकता कोश होते हैं भाई, KLMN, ऐसा पढ़ा था क्या हमने। और बात करी थी कि ये दान क्यों करती है, क्योंकि क्या पूरा करना होता है, अष्टक का नियम। और क्या होता है अष्टक नियम भाई, हर परमाणु चाहता है या हर तत्व चाहता है कि भाई उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है वो कैसा हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो जितने भी धातुएं हैं, जितनी भी अधातुएं हैं, सब क्या करना चाहती हैं, अपने बाह्यतम कोश में, या कहें कि संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन चाहती हैं, 8 इलेक्ट्रॉन चाहती हैं। अब क्या करेंगी 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए, या तो दान करेंगी या तो ग्रहण करेंगी। तो जो दान करती है वो कौन है, धातु है। इसलिए क्या आता है, धनावेशित आता है। बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे आपके अधातु के विषय में कि अधातु क्या काम करती है भाई। अधातु आपकी कैसी हो गई है, ऋण आवेशित हो गई है, क्योंकि ऋण चढ़ा लिया है। कैसे चढ़ाया इसने ऋण, कि भाई इसने क्या करे, इलेक्ट्रॉन जो थे उनको इसने ग्रहण कर लिया। अब ग्रहण कहां से किया भाई, धातु ने इलेक्ट्रॉन दिए थे तो उसने तो दान किया था, इसने इलेक्ट्रॉन क्या करे, ग्रहण कर लिया। ग्रहण करके खुद पर क्या चढ़ा लिया, ऋण। इसलिए क्या बनाती है, ऋणायन बनाती है, ऋणावेशित होती है। अब चूंकि ऋणावेशित है इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, एनायन कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये एनायन बनाती है। बात यहां तक समझ में आ गई। अब बात करेंगे इसके संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं भाई। तो भाई इसके संयोजकता कोश में 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर 8 हो जाए तो क्या होगा, अगर 8 हो गए तो कौन सी गैस बन जाएगी भाई, उत्कृष्ट गैस बन जाएगी। और ये क्या होगी भाई, ये अक्रिय गैस होगी जो कि क्रिया नहीं करेगी। बात समझ में आ गई। तो अधातु के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं संयोजकता कोश में, 4 5 6 7। बात समझ में आ गई। तो क्या करेगी, अब अष्टक पूर्ण करने के लिए इतने ही इलेक्ट्रॉन लेगी। लेगी कि नहीं लेगी, तभी तो इसका अष्टक क्या होगा, पूर्ण होगा। तो यहां तक बात समझ में आ गई कि आपकी धातुएं क्या करती हैं और अधातुएं क्या करती हैं। तो दोहरा लेते हैं भाई, धातुएं कैसी हैं, धनावेशित हैं, क्योंकि क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन दान कर रही हैं। अधातुएं कैसी हैं, ऋणावेशित है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही हैं। धातुएं क्या बनाती है, केटायन बनाती हैं, अधातुएं एनायन बनाती हैं। संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे धातु के, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकते हैं, या फिर 3 हो सकते हैं। और अधातु के कितने होंगे, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, या फिर 7 हो सकते हैं। बात यहां तक समझ में आ गई है। अब बात करेंगे आपके नोट के विषय में कि जब धातु और अधातु
क्रिया करेगी तो क्या बंध बनाएगी और कैसा बंध बनाएगी? तो भाई देखो, जब धातु और अधातु परस्पर क्रिया करती है तो आयनिक बंध का निर्माण करती है। कौन सा बंध बनाती है भाई? आयनिक बंध। अब चूंकि आयनिक बंध बन रहा है तो यौगिक भी कौन सा होगा? आयनिक यौगिक। और आयनिक यौगिक में होता क्या है कि आपके पास कौन है? धातु, और कौन है भाई? अधातु है। अब क्या हो रहा है, धातु के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाए? अधातु के पास चला जाए। तो इस क्रिया से जो बंध बना है वो बंध कौन सा होगा? आपका आयनिक बंध होगा, उसमें आयन होंगे। और यौगिक कौन सा बन जाएगा भाई? यौगिक होगा आपका आयनिक यौगिक। यानी क्या हो रहा है, धातु से अधातु की तरफ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। देखो, इलेक्ट्रॉन का धातु से अधातु की ओर चले जाना क्या कहलाता है? आयनिक यौगिक या स्थिर वैद्युत यौगिक कहलाता है। बात समझ में आ गई? यानी हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कहां से जा रहा है? धातु से अधातु की तरफ जा रहा है। अब बात करते हैं आपके उदाहरण की। भाई हमारे पास धातु कौन है? सोडियम। हमें पता है बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, बहुत क्रियाशील धातु है। तो इलेक्ट्रॉन ये विन्यास क्या कह रहा है कि भाई 2 8 1, यानी कि संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करें भाई, अष्टक का नियम पूर्ण करना है। और नियम क्या कहता है कि बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको 8 चाहिए। अब सीधी सीधी बात समझो कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 7 ले ले किसी से या फिर 1 दे दे। अब आप बताओ, या तो हम क्या करें, 7 रुपए किसी से उधार ले ले, या फिर हम करें भाई 1 रुपया आप मुझसे ले लीजिए और मेरी टेंशन को खत्म कर दीजिए। कौन सा आसान है भाई? अपना वाला दे दो। देते ही क्या होगा? अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो क्या करेगा ये? 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा और अष्टक को क्या करेगा? पूर्ण कर लेगा। इसलिए क्या बन गया? सोडियम धनायन बन गया है। बात समझ में आ गई? अब आ जाता है क्लोरीन। भाई क्लोरीन कौन है? आपकी अधातु है। ठीक, अब क्लोरीन की संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं भाई? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये क्या कह रही है कि भाई 7 या तो मुझसे कोई ले लो या फिर मैं क्या करूं, 1 किसी से ले लूं। तो भाई 7 तो देना आसान नहीं होता ना, 7 रुपए कैसे दे दे हम? तो क्या करेंगे, 1 रुपया ले लेंगे। जैसे ही लेंगे तो क्या होगा? ऋणायन बन जाएंगे, क्योंकि हमने क्या करा, ले लिया तो ऋण चढ़ गया। तो क्या बन गया? ऋणायन। और क्या हो गया? अष्टक पूर्ण हो गया है यहाँ पर, सोडियम का भी और क्लोरीन का भी। तो दोनों कैसे हो गए? स्थायी हो गए हैं भाई। तो चलो देखें कैसे बनता है सोडियम क्लोराइड। तो भाई देखिएगा, सोडियम क्लोराइड का निर्माण इसने क्या करा है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया और बंध बना दिया है। किसका बंध? NaCl। कौन है भाई NaCl? सोडियम क्लोराइड। और कौन है? साधारण नमक। और कौन है भाई? ये खाने का नमक है। और कौन है? टेबल सॉल्ट है। याद रहना चाहिए। चले आगे। तो देखे भाई चित्र में कैसे हो रहा है। ये है आपका सोडियम का चित्र और ये है क्लोरीन का। अब देख लीजिए कि इसके बाह्यतम कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो होगा क्या कि ये क्या करेगा, इससे 7 लेने से अच्छा है, कहेगा मुझसे 1 ले लो और काम खत्म करो। तो ले लेते हैं भाई 1 और लेते ही कौन सा बंध बना लिया है इसने? आयनिक बंध। और NaCl कौन सा यौगिक हो गया है? आपका आयनिक यौगिक हो गया है, जिसमें क्या विद्यमान है? आपके आयन विद्यमान है। और किस अवस्था में है भाई? आपका सोडियम प्लस में है और क्लोरीन किस में है? माइनस में। बात यहां तक समझ में आ गई। अब चलिए लेते हैं एक और उदाहरण और उसकी मदद से समझते हैं आयनिक यौगिकों को। क्या है भाई अगला? मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण करवाना है हमको। तो चलो देखें, मैग्नीशियम के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ठीक है भाई। और आपके पास क्या होगा अब? 6 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है। कितने रुपए चाहिए? 6 रुपए चाहिए। अब क्या करें, 2 रुपए दे दे किसी को या 6 ले लें? तो हमको 6 कोई नहीं देगा। हम क्या करते हैं, 2 अपना वाला
दान करते हैं। तो जैसे ही हम दान करेंगे, मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, धनायन में परिवर्तित होगा। और कितना धनायन आएगा भाई, कितना दान किया, 2 दान किया तो 2 धनायन बनेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर क्या कर दिए, दान कर दिए। संयोजकता कोश में कितने हो गए, अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अष्टक पूरा हो गया। और आपका तत्व कैसा हो गया, स्थायी भी हो गया और धनावेशित भी हो गया। अब भाई किसको लेने हैं इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को लेने हैं। पर आप देखो कि ये जो क्लोरीन है ये कहता है मैं एक ही ले सकता हूं। भाई मैं तो एक ही ले सकता हूं क्योंकि मेरे पास एक नहीं है। तो मैग्नीशियम कह रही है कि कोई बात नहीं, दूसरे क्लोरीन को और बुला लाओ। तो भाई बुला लिया दूसरे क्लोरीन को भी। अब कितने क्लोरीन हो गए, 2 क्लोरीन हो गए। अब जैसे ही 2 क्लोरीन हुए तो मैग्नीशियम क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगी और एक इस क्लोरीन को क्या करेगी, दे देगी। जैसे ही देगी तो क्या हो जाएगा, हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत है, क्लियर हो गया कि कैसे बनाया हमने। MgCl2 लिखेंगे कैसे भाई, MgCl2 यानी मैग्नीशियम ने किससे अभिक्रिया करी है, क्लोरीन के 2 तत्वों के साथ अभिक्रिया करी है। यहां तक बात समझ में आ गई। और इसमें मैग्नीशियम क्या हो गया, धनायन है, +2 है क्योंकि क्या है भाई, धातु है। और क्लोरीन आपका कौन है, यहाँ पर अधातु है। कौन है भाई, अधातु है। चलिए आगे चलते हैं और अब बात करते हैं आयनिक यौगिकों के भौतिक गुणधर्म के विषय में। अभी तक क्या समझा हमने, आयनिक यौगिक होता क्या है, बनता कैसे है। अब बात करेंगे इसके भौतिक गुणों के विषय में। क्या होते हैं भाई भौतिक गुण, तो सबसे पहले बात करते हैं भाई भौतिक प्रकृति के विषय में कि क्या बताएगी इसकी भौतिक प्रकृति। फिर बात करनी पड़ेगी हमको गलनांक और क्वथनांक के विषय में कि कैसे होते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक, उच्च होते हैं, निम्न होते हैं, और होते हैं तो क्यों होते हैं। तीसरी बात करेंगे हम घुलनशीलता के विषय में। और चौथी बात करेंगे विद्युत की चालकता के विषय में। तो शुरू करते हैं कहां से, भौतिक प्रकृति से। भाई आयनिक यौगिक जो होते हैं कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, और क्या होते हैं, विपरीत आवेशों से बने हैं ना भाई। तो क्या होगा, मजबूत आकर्षण होगा। भाई विपरीत जब आवेश होते हैं तो क्या होता है, आकर्षण बल जो होता है बहुत मजबूत हो जाता है। उदाहरण ले लो सोडियम और क्लोरीन। ठीक, अब सोडियम पे कौन है, धनावेश है, क्लोरीन पे कौन है, ऋणावेश है। अब दोनों विपरीत हैं, इसीलिए क्या करेंगे, ज्यादा आकर्षण बल के साथ कैसे रहेंगे, बंधे हुए रहेंगे, तो मजबूत बंध का निर्माण होगा। दूसरा कैसे है भाई, ये नमक कैसा होता है, कठोर होता है कि नहीं होता, और किस अवस्था में विद्यमान होता है, ठोस अवस्था में विद्यमान होता है कि नहीं होता। तीसरा भाई भंगुर प्रकृति के हैं, यानी क्या होगा, चद्दर वद्दर नहीं बना सकते हम इसमें। हम क्या करेंगे, जैसे ही इस पर दबाव डालेंगे टुकड़ों में टूट जाएगा। होता है कि नहीं होता, बात समझ में आ गई। तो भौतिक प्रकृति ने क्या बताया कि भाई धन और ऋण आयनों के मध्य कौन सा आकर्षण बल है, मजबूत आकर्षण बल है। इसलिए ये कैसे हैं भाई, ठोस और कठोर हैं, भंगुर प्रकृति के हैं। तो दाब डालने पर क्या होगा, टुकड़ों में टूट जाएंगे। बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे अगले गुण के विषय में, जो कि क्या है, इसका गलनांक और क्वथनांक। अब भाई क्या हो रहा है, मजबूत आकर्षण बल है। अब इस आकर्षण बल को आपको तोड़ना है तो क्या करनी पड़ेगी, ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। ज्यादा ऊर्जा देनी है, इसका मतलब क्या हो गया, गलनांक और क्वथनांक कैसे हो गए हैं, उच्च हो गए हैं। क्योंकि भाई जल्दी से तो टूट नहीं रहे ना, जल्दी से ना तो पिघल रहे, तो जल्दी से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो क्या हुआ, देर से हो रहा है, यानी ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ रही है। और जब ज्यादा ऊष्मा देनी है तो क्या हो गया भाई, इसके गलनांक क्वथनांक कैसे हो गए, उच्च। तो देख लेते हैं कैसे। हमने ले लिया एक बर्नर और ले ली है स्पैचुला, और आप उसमें रख दो कोई भी प्रकार का आयनिक यौगिक। जैसे ही आप रखोगे तो आप क्या करेंगे, इसे गर्म करते रहेंगे, गर्म करते रहेंगे। तो बहुत जब इसे गर्म कर लेंगे तब जाकर के ये क्या होगा, आपका पिघलना शुरू हो जाएगा। तो क्या पता चला कि आयनिक यौगिक जो भी है वो कैसे होंगे भाई, गलनांक और क्वथनांक में उच्च होंगे। अब बात करेंगे तीसरे गुण के विषय में, और वो क्या है हमारा,
घुलनशीलता सॉल्युबिलिटी। हो क्या रहा है भाई, अब हम क्या करेंगे, आयनिक यौगिकों को घोल के देखेंगे। तो भाई आयन है, जल में घुल जाएगा फटाफट, लेकिन किस में नहीं घुलेगा? केरोसिन, पेट्रोल, आपका डीजल, मिट्टी का तेल। कौन है ये लोग भाई? ये कार्बनिक विलायक है। कैसे विलायक हैं ये? कार्बनिक विलायक हैं, और ये इनमें नहीं घुलेगा। तो किस में घुलेगा भाई? जल में घुल जाएगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि क्या है, आयन है, और आयन जल में जाते ही कैसे हो जाते हैं? विभाजित हो जाते हैं। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं चौथे गुण के विषय में, जो कि क्या है? विद्युत की चालकता, यानी कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत का चालन कैसे होता है भाई? जब आयन बनते हैं तो विद्युत का चालन होता है। पढ़ क्या रहे हो? आयनिक यौगिक। तो आयन तो जरूर बन रहा है, इसलिए क्या होगा? आपका जलीय विलयन में विद्युत का चालन होगा। अब ऐसे मत कर देना कि भाई आयनिक यौगिक है मैम तो जलीय विलयन नहीं है, कोई बात नहीं, तब भी विद्युत का चालन होगा। नहीं होगा, जलीय विलयन में ही विद्युत का चालन होगा। भाई क्या हो रहा है? देखो, आपको हमने क्या कहा, एक बीकर दे दिया, और बीकर में हमने क्या करा? परिपथ का निर्माण कर दिया, सुंदर सा बैटरी, बल्ब, स्विच सब लगा लगू के, और डाल दिया है उसमें NaCl। और यहाँ पर एक तरफ क्या करा है? नमक की बोरी ले लिए, इधर भी परिपथ का निर्माण हमने कर दिया। और आपसे कह रहे चलिए अपनी उंगली डालिए इनमें और फिर हम स्विच जला देंगे। तो किसमें डालेंगे? नमक की बोरी में अपनी उंगली नहीं, हाथ ही डाल देना, फिर भी करंट नहीं आएगा। नहीं आएगा भाई बिल्कुल भी, क्योंकि क्या कहते हैं कि आयन जो है जलीय विलयन में विद्युत का चालन करेंगे, गलित अवस्था में करेंगे, पर शुष्क अवस्था में चालन नहीं होगा। तो भाई कर लेते हैं प्रयोग। देखो यहां पर हमने ले लिया है आपका NaCl जो है सोडियम क्लोराइड का विलयन, परिपथ को इसके साथ जोड़ दिया ग्रेफाइट की छड़ लगा करके, और क्या करा? अब मैंने स्विच को चालू करा तो देखा ये जो बल्ब है ये कैसा हो गया है? प्रकाशित। आपका भी हुआ कि नहीं हुआ? प्रकाशित हो गया भाई। चलो अब बल्ब कैसा हो गया? जैसे ही बल्ब प्रकाशित हुआ तो हमें समझ में आ गया कि भाई जो आपके पास आयनिक यौगिक हैं वो जलीय विलयन में, या कहें कि गलित अवस्था में, विद्युत का क्या करेंगे? चालन करेंगे। क्लियर हो गई भाई यहां तक बात? तो इस वीडियो से हमने क्या क्या सीख लिया? हमने सक्रियता श्रेणी सीख ली, हमने आयनिक यौगिक सीख लिए, धातु और अधातु की परस्पर क्रिया भी हमने सीख ली। तो चलो फिर क्या करेंगे? अब दोहरान करेंगे, और दोहराते हैं सक्रियता श्रेणी को। भाई क्या बता रही थी सक्रियता श्रेणी? जल्दी से दोहराइए। सबसे ऊपर कौन होगा? जो ज्यादा क्रिया करेगा, जल्दी उत्पाद देगा, हर परिस्थिति में क्रिया कर लेगा। कौन है भाई? सोडियम और पोटेशियम। और जो बिल्कुल क्रिया नहीं करेगा, सीधा सीधा मना कर दिया था, मैं काम नहीं करूंगी या मैं उत्पाद नहीं दूंगी, कौन थी भाई? वो सिल्वर और आपकी गोल्ड। तो सक्रियता श्रेणी क्या बताती है कि अधिक सक्रिय धातु क्या करेगी? कम क्रियाशील धातु का विस्थापन कर देगी। कहां से पता चला था? सक्रियता श्रेणी से पता चला था। फिर किस बारे में बात करी थी हमने? आयनिक यौगिक के बारे में बात करी थी कि क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है जब आपका धातु से अधातु की तरफ चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा भाई? एक बंध बनेगा जिसे क्या कहेंगे? आयनिक बंध कहेंगे। और यौगिक क्या बनेगा? आयनिक यौगिक बनेगा। तो गुणधर्म क्या थे आयनिक यौगिकों के? दोहराते हैं भाई। प्रकृति के विषय में हमने बात करी थी, और हमने क्या कहा था? धन और ऋणायन यानी कि विपरीत आयन, विपरीत आवेश की वजह से कौन सा बंध बन रहा है भाई? मजबूत बंध बन रहा है। इसलिए ये कैसे होंगे? ठोस होंगे, कठोर होंगे, और भंगुर प्रकृति के ये होंगे। अब चूंकि आपका आकर्षण बल जो है मजबूत है, इसलिए तोड़ने के लिए ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो गलनांक और क्वथनांक भी कैसे होंगे? उच्च हो जाएंगे। तीसरा गुण क्या था भाई? घुलनशीलता। और क्या कहा था कि जल में घुलनशील हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक कौन से भाई? पेट्रोल, डीजल, ईथर, केरोसिन का तेल, मिट्टी का तेल, किसी में हम नहीं घुलेंगे। फिर बात की थी भाई विद्युत चालकता की। तो क्या कहा था कि जलीय विलयन में या गलित अवस्था में हम क्या करेंगे? विद्युत का चालन करेंगे। भाई बात यहां तक समझ में आ गई? दोहरा लिया। तो अब बारी है प्रश्नों की, और चलते हैं प्रश्नों की तरफ। क्या कहता है पहला प्रश्न भाई?
आयनिक यौगिक अघुलनशील है, मानी घुलता नहीं है। किसमें नहीं घुलता है? तो भाई पेट्रोल में नहीं घुल रहा, डीजल में नहीं घुल रहा, मिट्टी के तेल में नहीं घुल रहा। भाई तीनों में ही नहीं घुलेगा, क्योंकि तीनों कौन हैं? आपके कार्बनिक विलायक हैं। कौन है भाई? कार्बनिक विलायक हैं। तो किसमें घुलता है? जल में ये घुलता है। तो आंसर क्या हो गया है आपका? उपरोक्त सभी द इसका आंसर है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। क्या कह रही है भाई? आयनिक यौगिकों के गलनांक पथनांक खाली स्थान होते हैं। और अपने वीडियो को कर दो पॉज और भर के देखो इस खाली स्थान को। क्या आएगा भाई? उच्च आएगा, क्योंकि क्या है? मजबूत बंध बनाते हैं। आकर्षण बंध जो है इनका वो बहुत मजबूत है, तो तोड़ने के लिए ऊष्मा की क्या होगी? आवश्यकता होगी। बात समझ में आ गई? चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। और क्या है प्रश्न संख्या 3? आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। भाई गलित अवस्था में करते हैं या शुष्क अवस्था में? तो हमने कहा था कि शुष्क अवस्था में तो हम हाथ भी रख देंगे तो भी करंट नहीं लगेगा। तो करंट कहाँ लगेगा? गलित अवस्था में या जलीय अवस्था में? तो कथन कैसा है भाई? सत्य है। बात समझ में आ गई? अब करना क्या है? हमको याद करनी है सक्रियता श्रेणी, याद करना है आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों को, और बात करनी है कि धातु अधातु भाई कैसे काम करती है। अब हम मिलेंगे आपसे इसके अगले भाग में। धन्यवाद।